हेलो दोस्तों। क्या हुआ? आप भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं बताती हूँ कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा कैसे जाता है। अगर आप भी एमपी सेट, एमपी वर्ग 1, वर्ग 2, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट से हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो पढ़ना कैसे है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर पढ़ा कैसे जाए। 99% लोग ये गलती करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को रटते हैं। जी हाँ, आप भी उन्हीं में से हैं, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आप भी रट कर ही पढ़ते हैं और आप बार बार भूल जाते हैं। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम फिर रटना नहीं है, फिर पढ़ना कैसे है? तो आपको समझ कर पढ़ना है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे रट कर नहीं समझ कर पढ़िए और एक कहानी की तरह उसको समझिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँगी कि आपको याद है कि आपकी दादी नानी ने आपको बचपन में कोई कहानी सुनाई होगी, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल याद है, क्योंकि सुनाई होगी तो आपको आज तक याद होगी वो, और आप आज भी सुना देंगे उसको। उसका रीज़न है क्योंकि जब वो कहानी सुनाती थी ना तो आप उसको एब्जॉर्ब करते थे, आप उसको समझते थे। उन्होंने अगर आपको बताया हुआ कि एक राजा था, फिर एक रानी थी, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, तो आपको आज तक वो चीज़ याद है। तो अब आपको क्या करना है? मैम कहानी थोड़ी पढ़ना है हमें। जी हाँ, आपको कहानी नहीं पढ़नी है, कहानी की तरह आपको समझना है सब्जेक्ट को। कैसे समझेंगे? आदिकाल आपने लिया, आदिकाल को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले उसको समझिए कि इसमें क्या क्या हुआ। आदिकाल का नाम आदिकाल पड़ा ही क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। और भक्तिकाल का नाम भक्तिकाल पड़ा क्यों? रीतिकाल का नाम रीतिकाल पड़ा क्यों? आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल पड़ा क्यों? जब आप इन चारों क्वेश्चनों को समझ लेंगे ना कि इनके ऐसे नाम क्यों रखे गए, तो आप 25% सिलेबस को समझ जाएंगे। तो जब आप समझेंगे कि आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों पड़ा, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसमें जो कवि हुए वो कैसे कवि हुए, उनने जो लिखा वो लिखने का कारण क्या था, उनकी रचनाएं जो लिखी गई, जैसे कि चंद्रवरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, तो उसकी क्या रीज़न था उसको लिखने का? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना जो उन्होंने लिखा है। जब आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने लगेंगे, आप खुद से सर्च करेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, तो आपको 99% चीज़ें याद रहेंगी बिल्कुल पक्का। अगला आपको, जैसे आपने रचनाएं पढ़ी किसी राइटर की, ज़्यादातर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि रचनाएं याद नहीं होती हैं और उनके सन याद नहीं होते हैं। अब आप ये करिएगा कि जब आप रचनाओं को पढ़ते हैं तो आप उसको कनेक्ट करना है। जैसे मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मान लीजिए मुझे प्रेमचंद जी को पढ़ना है, तो मैं पहले उनके बारे में पढ़ती हूँ कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या नाम है उनका, सब कुछ उनके बारे में जान लीजिए। अब आपने उनको पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है कि अपने पड़ोसी को ही आपको प्रेमचंद बनाना है। जो भी आपके पड़ोस में रहता हो, जिनको थोड़ा बहुत तो वो किसी से मैच करते होंगे ना प्रेमचंद जी, तो आप बना लीजिए भाई अपने पड़ोसी को प्रेमचंद, और आप रचनाओं को उनसे कनेक्ट कर दीजिए। सारी रचनाओं को कनेक्ट कीजिए कि मतलब अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है तो वो प्रेमचंद है। अब आपने रचनाएं भी कनेक्ट कर ली सारी उनसे रिलेटेड, ठीक है, उनका समय भी आपने कनेक्ट कर लिया। अब रचनाओं का समय आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि सबसे पहले कौन सी रचना आई, फिर दूसरी कौन सी आई। जैसे कि कभी कभी ना अपन ऐसे भी याद कर लेते हैं, अपनी ट्रिक खुद बना सकते हैं हम। जैसे मैं बना लेती हूँ, अब नमक का दरोगा है प्रेमचंद की कहानी, तो उसको याद कैसे रखनी है कि नमक कितने रुपए का आया, बूढ़ी काकी है तो वो काकी बूढ़ी कब हुई। इस टाइप से आप जब कनेक्ट कर करके बार बार उसे पढ़ेंगे ना समझ समझ के, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेंगी, पक्का है ये। दूसरा, अगर आपको उनकी रचना याद करनी है, जब आपने जिस राइटर की आप रचनाएं याद कर रहे हैं उनका समय भी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जो रचनाएं लिखी गई उनकी वो उनके समय में ही लिखी गई होंगी। कॉमन सेंस वाली बात है ना ये। तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी आता है कि मैम सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी आता है कि मैम हमने रचनाएं पढ़ ली, हमने सब कुछ पढ़ लिया, और मेन बात ये है कि
दूसरा जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं हिंदी साहित्य की, और हम क्या करते हैं, अक्सर गलत बुकों का चुनाव कर लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सीधा मुंशी प्रेमचंद उनका रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठा के लाई, नगेंद्र का इतिहास उठा के लाई और पढ़ने बैठ गए। तो ये बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि इनकी लैंग्वेज होती है टफ़, आपको स्टार्टिंग से समझ में नहीं आएगी। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपने मान लीजिए आपने कहा कि हमें वर्ग 2 और वर्ग 1 की तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी है, तो आपको ये 2 बुक बिल्कुल अभी नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, मैं आपको बताऊँगी। जो स्टार्टिंग हम करते हैं ना, उसके लिए आप स्टार्टिंग के लिए सबसे अच्छी जो बुक आती है वो है सरस्वती पांडे की वन लाइनर बुक आती है। आप इसको लेकर आइए, पहले आप समझिए, है ना, पहले आप समझिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब आप सरस्वती पांडे लेकर आते हैं, वन लाइनर है, उसको समझिए, उसको पढ़िए अच्छे से 3 से 4 बार। फिर आपको लानी है रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र की बुक, जिसमें से आप कंपेयर करके पढ़ेंगे। आपको हर बुक नहीं पढ़नी है। और दूसरी सबसे जो बड़ी गलती करते हैं आप लोग, वो ये भी करते हैं कि आप एक बुक को एक बार से ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो ऐसा करता है ना कि एक बुक को एक बार पढ़ लिया, बहुत से बहुत 2 बार पढ़ लिया, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता वो। क्योंकि अब कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको एक बुक को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एक ही बुक को आपको टारगेट बनाना है। लोग करते क्या है, आज हमने एक बुक खरीदी है, उसको हम एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर हमने दूसरी बुक खरीदी है, फिर उसको पढ़ेंगे। ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि आप जब तक इतना याद ना कर लें कि किस पेज पर क्या लिखा है, तब तक आपका पढ़ना बेकार है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस पेज पर क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इतने तक आपको पढ़ना है। दूसरा, आपने सब कुछ कर लिया, पढ़ लिया, आपको याद भी हो गया, तो आपको ऑब्जेक्टिव हल करने हैं। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यू आप ज़रूर लगाइएगा, तभी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तटस्थ रहेगा। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और उसी चीज़ के आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो 2 चीज़ों की तैयारी होती है। एक तो आपका माइंड ये मानने लग जाता है कि हाँ, अब मैंने जो पढ़ा था मुझे वो याद है। दूसरा, आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो 2 आपके इसमें फ़ायदे हो रहे होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने अपना सब कुछ पढ़ लिया है, समझ समझ के आप पढ़ते जा रहे हैं। आपको जो स्टडी करनी है, वो जो आपने आज पढ़ा है वो आपको कल से रिपीट करना है, सेम ट्रिक के साथ। जिस ट्रिक से आपने आज पढ़ा है उसी ट्रिक के साथ आप कल उसको रिवाइज करेंगे। अब उसी ट्रिक को आपको 8 दिन बाद फिर से रिपीट करना है। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने आज पढ़ा है उसे कल पढ़ने के बाद आपको फिर संडे या जो भी डे आप फ्री रहते हो, उस डे को आप निश्चित कीजिए कि 8 दिन में हम इस दिन इसका रिवीजन करेंगे जो हमने 8 दिन में पढ़ा है। और सेम ट्रिक के साथ, कोई आपको ट्रिक चेंज नहीं करनी है, समझने का तरीका चेंज नहीं करना है। अगर आपने अपना पड़ोसी प्रेमचंद को अपना पड़ोसी बनाया है, तो वो आपका प्रेमचंद ही आपका पड़ोसी रहेगा फिर वो। ये नहीं कि आज आपने प्रेमचंद को पढ़ लिया फिर कल आपने दूसरा पढ़ लिया, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों, कुछ भी आपकी बिल्कुल 0 भी आपकी कुछ भी मतलब 1% भी अगर आपकी हेल्प हुई हो, तो मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा, आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कितना हेल्प कर सकती है, मैं आपको कितना मोटिवेट कर सकती हूँ। दूसरा, आपके कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए वो करते हैं, है ना। आपके जो कमेंट हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेट करूं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, है ना। तो आपको मेरी वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना है।